सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 67th बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री एंड आईआर का 5-6 मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं, और जो कि 67th या 68 या 69th किसी भी बीपीएससी मेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक या ये सब प्रश्न रहता है, तो उसी का कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्योंकि अभी भी बहुत सारा कॉल अभी आ रहा है कि अभी भी आंसर नहीं लिखने में बन रहा है, तो क्यों नहीं कुछ मॉडल आंसर आपके साथ डिस्कस कर दिया जाए। हालांकि इसके पहले अभी तक मैं हिस्ट्री का और पॉलिटी इकोनॉमिक्स का काफ़ी सारा मॉडल आंसर इस यूट्यूब चैनल पे करा चुका हूँ, और उसका एक अलग से प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखें तो रिक्वेस्ट है, जाइए प्लेलिस्ट वहाँ लिखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट मॉडल आंसर, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ से जाके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक के सारे मॉडल आंसर को आप देख सकते हैं। उससे आप सीख सकते हैं कि एक अच्छा आंसर जो है बीपीएससी में कैसे लिखा है, कितना किस तरह से फ्लो चार्ट, डायग्राम, डेटा, फिगर्स कैसे यूज करें, वो सब मैं चीज़ें उस वीडियो में बताया। यहाँ भी आप इस वीडियो में देखिएगा कि कैसे 4 पेज में किसी भी जीएस के प्रश्न को आप बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन जो है, ये अभी मैं आज से एक दिन पहले ही एक 67th बीपीएससी मेंस को लेकर एक लास्ट बैच है, अर्जुन बैच स्टार्ट किया था। ये पहले डे का जो है ना, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें इस बैच में पर डे मैं 5 से 6 क्वेश्चन देता हूँ, और अगले 20 दिन में मेरा टारगेट है कि लगभग 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड में एग्ज़ाम में आना ही आना है, तो उसका ही क्वेश्चन का मॉडल आंसर मैं देता हूँ। तो इसमें यही जो 5 क्वेश्चन में देखिए 6 क्वेश्चन दिया था मैं फर्स्ट डे में, मतलब मोटा मोटी समझ 100+ क्वेश्चन का टारगेट इसमें मेरा बैच में है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था कि टिप्पणी लिखने के लिए, क्योंकि बीपीएससी अभी पिछले कुछ वर्षों में लगातार जो है ना हिस्ट्री में एक क्वेश्चन तो टिप्पणी लिखने पूछता है। तो मैं यहाँ दिया था सुभाष चंद्र बोस पर टिप्पणी लिखने, 1935 का अधिनियम पर लिखने दिया था, और डॉक्टर BR अम्बेडकर पर लिखने दिया था। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन में दूसरा दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों की क्या भूमिका रही थी। फिर तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था मैं, आधुनिक बिहार में शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास, और शिक्षा और प्रेस के विकास ने आज़ादी में क्या भूमिका निभाई। फिर मैं दिया था मौर्य और पाल कला की स्थापत्य कला का, सिर्फ मैं स्थापत्य कला पूछा था। 5वां दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर एक मानवतावादी थे, कथन की व्याख्या करें। और छठा क्वेश्चन दक्षिण एशिया में तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों पर प्रकाश डालिए। 6 क्वेश्चन दिया था। अब भाई हम बारी बारी से बहुत जल्दी इस सब सारे क्वेश्चन का मॉडल आंसर मैं डिस्कस कर देता हूं। और मॉडल आंसर से आप ये सीखिए कि कैसे किसी भी आंसर के हर एक डायमेंशन को कैसे लिखना है, कहाँ फ्लो चार्ट, कहाँ डेटा, कहाँ डायग्राम यूज करना है, कहाँ मैप यूज करना है, ये आप हमारे मॉडल आंसर से सीख सकते हैं। और इस तरह का कंटेंट और कैसे बॉडी पार्ट, कैसे निष्कर्ष, कैसे भूमिका, मेरे ख्याल से आपको शायद कहीं ना मिलेगा। और कहीं आप क्लास किए हो, हमने कहा आप कहीं क्लास कीजिए किसी भी कोचिंग में पढ़े, लेकिन एक बार इस आप मेरे मॉडल को देखिए, आपको अंतर दिखाई पड़ जाएगा क्या डिफरेंस है मेरे और बाकी के लोगों में। तो यहाँ पे देखिए सिंपल जो पहला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन में कि बिहार के लोगों की देखिए भागीदारी। तो क्वेश्चन देखिए देखने में भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन इसको सिंपल वे में एवरेज मार्किंग के लिए भी लोग सब लिख रहे हैं, और कुछ एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चन लिखा जा रहा है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ एकदम पूरा एडवांस लेवल का ही मेरा ये जो आंसर है, आप इसको देख के पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए भूमिका आप क्या बनाएंगे कि गांधी के नेतृत्व में अगस्त 1942 को शुरू भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई थी, जिसमें बिहार के लोगों की भूमिका उत्कृष्ट भागीदारी हमको देखने को मिलती है। और यहाँ यह आंदोलन कहीं ना कहीं स्वतः स्फूर्त था, क्योंकि गांधी जी को मूवमेंट शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखिए यहाँ पे कई अभी भी लोगों का कॉल या मैसेज आता है कि इंट्रोडक्शन नहीं लिखा रहा था। देखिए यहाँ पे मैं जो इसका जो भूमिका लिखा हूँ कितना लाइन में, 1 2 3 4 लाइन में, तो कई लोगों का भूमिका पूरा इतना लंबा चौड़ा 10 लाइन का होता है। अगर आप भूमिका ही 10 लाइन 12 लाइन का लिखिएगा, फिर बाकी बॉडी पार्ट आप कब लिखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तुरंत मैंने पैराग्राफ चेंज किया
कि यहाँ मैं लिखा हूँ कि ध्यान देने योग्य बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती शामिल करना, अगस्त व क्रिप्स प्रस्ताव मिशन की असफलता थी। इसी पृष्ठभूमि में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बम्बई से क्रांति का बिगुल बजाया तथा पूरे देश में विद्रोह क्या हो गया, फैल गया। मैं थोड़ा सा, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा 1-2 लाइन बैकग्राउंड लिखना चाहिए कि किस बैकग्राउंड या किस पृष्ठभूमि में कोई मूवमेंट या आंदोलन शुरू हुआ था। मैं यहीं पे दो पैराग्राफ में 2 चीज़ों को मैं लिख दिया। अब यहाँ पे चूंकि पूरे देश में फैल गया तो ये बिहार में भी फैला, तो बिहार में जनता की भागीदारी। अब देखिए जनता की भागीदारी को मैं छात्र का क्या भूमिका रहा, वकील शिक्षक नेता क्या भूमिका रहा, कांग्रेस व अन्य पार्टी के नेताओं की क्या भूमिका रहा, किसान मजदूर जनजाति की क्या भूमिका रहा, महिलाओं की क्या भूमिका रही, आज़ाद दस्ता के युवा संगठन की क्या भूमिका रही, ये मैं इसकी दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात, अब इन लोगों की गतिविधियाँ क्या रहा, तो देखिए गतिविधियाँ में ये लोग ने शैक्षणिक संस्थानों में हड़ताल किए, राष्ट्रीय झंडोत्तोलन किए, संचार सुविधाओं को नष्ट किए, आगजनी किए, तोड़फोड़ किए और पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित किए और भूमिगत कार्रवाइयाँ हुई और न्यूज़ पेपर भी इस समय काफ़ी सारे छपे थे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये फ्लो चार्ट अगर 2 आप एग्ज़ाम में यूज कर देंगे तो एग्जामिनर देखते ही कहेगा नहीं इसके सारे पॉइंट यहीं दिखाई पड़ गए। मैं बार बोलता हूँ कि आप अपने आंसर को एग्जामिनर को देखने के लिए मजबूर कीजिए कि नहीं आप मेरा कॉपी देखिए और हमको नंबर दीजिए। आप कैसे, जब तक आप ऐसे फ्लो चार्ट डेटा डायग्राम यूज नहीं करेंगे तो मुश्किल है ये चीज़। और जो मेरा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है मैं कोशिश करता हूँ यही चीज़ सिखाने का कि जो मैं कॉपी फीडबैक देता हूँ उसमें यही बोलता हूँ कि आप यहाँ पे डेटा डायग्राम फ्लो चार्ट बनाइए ताकि एग्जामिनर आपके कॉपी को देखने को मजबूर हो जाए। तो फिर यहाँ देखिए क्या लिखा, 9 अगस्त को सुबह ही कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद, पूर्ण प्रसाद, मथुरा प्रसाद सबको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त को सदाकत आश्रम जिला मुख्यालय सब पर जो है ना पुलिस अपना कब्जा जमा लिया। अब देखिए छात्रों की भूमिका, उपरोक्त दमनकारी नीति से पूरे बिहार में आक्रोश व्याप्त हो गया, लगभग सभी सेक्शन पर हड़ताल हो गया, झंडा फहराया गया। इसी कड़ी में 11 अगस्त की घटना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1942 को पटना सचिवालय कांड हुआ जिसमें कि 7 छात्रों क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को लिख सकते हैं। फिर मैं लिखा नेता, वकील, शिक्षक, आम लोगों की जनभागीदारी। 12 अगस्त को अब क्या हुआ, इस गोलीकांड के विरोध में पूरे पटना में हड़ताल रहा। उसी दिन गांधी मैदान में एक सभा जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में हुई जिसमें संचार और परिवहन सुविधा ठप करने की बात चली। अब देखिए यहाँ पे तार, डाक, टेलीफोन सब तोड़ने की बात की गई। अब देखिए इस आंदोलन का विस्तार अब पटना के बाद बिहार के अन्य क्षेत्रों में कैसे हुआ। देखिए मैं स्थान लिखा हूँ, सिवान, फारन, गया, डुमराव में क्या क्या हो रहा है। थाना पर झंडा तोलन किया गया, नेतृत्वकर्ता देखिए मैं नाम लिख दिया। फिर सिवान में देखिए एक सरकार बनी, यहाँ आम जनता ने भाग लिया। फिर देखिए यहाँ जिला का नाम देख लिया, क्रांतिकारी सरकार बनी और यहाँ आम जन ने भाग लिया। अब देखिए कैसे आंसर को होता है कि सिस्टमेटिक वे में वो सीखना बहुत ज़रूरी है यहाँ से। फिर ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह रक्षा दल या पंचायती सरकार की स्थापना हुई थी, ये सब मैं बॉक्स में दिखा दिया। फिर आज़ाद दस्ता की भूमिका दिखा दी अलग से कि आज़ाद दस्ता गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था, ये अखिल भारतीय नेपाल समय गठन हुआ था। इसका मुख्य कार्य क्या था, युवाओं के द्वारा लोगों का नेतृत्व करना ताकि जो है ना तोड़ फोड़ या आगजनी का काम किया जा सके। फिर मजदूर या आदिवासी देखिए भूमिका दिखा दिया मैं। छोटा नागपुर के आदिवासियों ने, खासकर तनाव भगत आंदोलनकारियों ने इसमें सत्ता को चुनौतियाँ दी। जमशेदपुर टिस्को कंपनी के मजदूर ने हड़ताल कर दिया। डालमिया नगर में भी हड़ताल हुआ। फिर महिलाओं की अलग से यहाँ भूमिका आप दिखा सकते हैं। छात्रों द्वारा ट्रेन चलाया गया, महिला चरखा समिति ने भाग लिया। मतलब इसमें कुछ महिलाओं का नाम लिख दीजिए। श्रीमती भगवती देवी पटना में जुल्फ निकाली, श्रीमती सरस्वती देवी हजारीबाग में, भागलपुर में श्री माया देवी, छपरा में विशाल जनसभा का अध्यक्षता शांति देवी ने किया। अनेक महिलाएं शहीद भी यहाँ पे हुए, इसे आप लिख सकते हैं। बाकी पत्रकारों की भूमिका आप अलग से दिखाइए। इस मूवमेंट में को प्रखर रूप देने के लिए मुंगेर से हिंदुस्तान समाचार पत्र निकाली गई। बिहार में इस आंदोलन की तीव्रता और जन भागीदारी इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 15,000 लोगों को बंदी बनाया गया, इतना लोगों को सजा और इतना लोगों को मृत्यु हो, इतना लोग घायल होते, ऐसे का डेटा आप लिख सकते हैं। फिर देन जो है आप वही यहाँ दिखा दीजिए मैप कहाँ का इसका फैला हुआ। और अंतिम वही निष्कर्ष कहा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों की भागीदारी सभी वर्गों ने लिया। खासकर कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसने आंदोलन का दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के परिणाम स्वरूप इंडिया 15 अगस्त
1947 को आज़ाद भी हो पाया। तो आप ऐसे करके देखिए 3-4 पेज में कैसे चीज़ों को लिख सकते हैं और हर एक चीज़ को, कुछ छूटा भी नहीं, और पॉइंट वाइज डायमेंशन, अच्छे डेटा डायग्राम मैप सब के साथ हो गया। तो ऐसे ही चीज़ों को आप लिखने का कोशिश कर सकते हैं। देन फिर दूसरा क्वेश्चन जो है था यहाँ पे ये कि आधुनिक बिहार में शिक्षा प्रेस का विकास और कैसे इन्होंने आज़ादी में भूमिका निभाई। देखिए क्वेश्चन में शिक्षा और प्रेस दोनों लिखा हूँ, तो जब मैं ये क्वेश्चन दिया तो कई ने क्या किया कि सिर्फ शिक्षा लिख दिया, नहीं, जब शिक्षा प्रेस दोनों है तो आपको दोनों डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास जहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के संदर्भ में हुआ, वहीं प्रेस के विकास ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया। संयुक्त रूप से दोनों ने भारतीय स्वतंत्रता की परिणति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। मैं लिख दिया। अब कैसे कैसे शिक्षा का विकास हुआ, देखिए अगर एक ही प्रश्न में कई चीज़ें पूछ लिया जाए, ये आपका मतलब कि राइटिंग स्किल ऐसा होना चाहिए कि आप उसको कम पेज में और कम शब्द में हर एक बात लिख पाए। यही सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है ना आपको डेली लिखना पड़ेगा, किसी कॉपी चेक करना पड़ता, तभी ये संभव है। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ शिक्षा का विकास देखिए क्या किया, मैं कालखंड लिख दिया और संस्थान या प्रयास लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या हुआ, 18 में एक्ट आया, शिक्षा पर विकास किया गया, फिर मैकाले घोषणा पत्र आया, पूर्ण जिला स्कूल सब खुला दिख दिया, फिर 54 बुड डिस्पैच आया, फिर 1860 से लेकर 1900 तक में देखिए क्या हुआ, पटना कॉलेज खुला, बिहार नेशनल कॉलेज खुला और भूमि पर्यवेक्षण स्कूल पटना में खुला। फिर देखो 1920 में क्या हुआ, कानून की पढ़ाई के लिए पटना में स्कूल खुला, नारी शिक्षा खुला, फिर पटना विद्यालय खुला। फिर 1920 से 25 में जो चिकित्सा के लिए मेडिकल खुला, शब्द मैं सब दिखा दिया। फिर 1929 में हार्टोंग शिक्षा समिति आया, 1928 में पटना साइंस कॉलेज खुला, फिर 1924 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। तो सारा जितना भी घटनाक्रम था मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको टेबल में देखिए शॉर्ट में दिखाने का क्या किया, कोशिश किया। ऐसे आपने सीखे कैसे इसको किया जाए। बाकी बिहार में प्रेस का विकास में दिखा दिया कि इस कालखंड में क्या क्या हुआ। देखिए बिहार बंधु खुला, फिर बिहार ने अंग्रेजी समाचार पत्र था, फिर 1900 से लेकर 1947 दिखा दिया। 1905 में द बिहार टाइम्स खुला बना, फिर फर्स्ट लाइट की मतलब कि संपादक हुआ। ये सब देखिए मैं सब यहाँ पे लिख दिया कहाँ कहाँ क्या। 1920 में जो है ना मदरलैंड फॉर सहयोग में जो है ना मौलाना मजलुल हक ने मदरलैंड स्टार्ट किया था, इसे लिखा दिया। फिर अब इस सब को विकास करने के बाद अब यहाँ मैं लिखा रहा हूँ उसका क्या भूमिका था। आज़ादी में शिक्षा की देखिए भूमिका क्या होगा, देखिए यहाँ पे जन जागरूकता, बौद्धिक विकास, निर्णय क्षमता, नेतृत्व क्षमता, इस देखिए ऐसे फ्लोचार्ट। बाकी इसी चीज़ को यहाँ मैं लिखा दिया सब बात। शिक्षा के प्रचार पर लोगों में जागरूकता आई होगी, देश के प्रति जाना होगा, स्वतंत्रता समानता का बात हुआ होगा, नेताओं ने लोगों को समझा, ये सब आपने कहीं ना कहीं इसका भूमिका होगा। हालांकि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से भारतीय सभ्यता संस्कृति और परंपरा में ह्रास हुआ, तो ये हुआ। अब देखिए स्वतंत्रता में प्रेस की भूमिका, तो शिक्षा का विकास हो, प्रेस का देखिए आंदोलन लोगों को जागरूक करने में इनका भूमिका किया गया। प्रेस के माध्यम से आंदोलन के उद्देश्य और रणनीति गांव तक पहुंचाई गई। चंपारण आंदोलन और तिनकठिया पद्धति के बारे में बिहार में प्रिंट मीडिया ने काफ़ी जोरों से प्रचार प्रसार किया था। और मैं यहाँ एग्जाम्पल भी दिया कहाँ पे प्रिंट मीडिया ने अच्छा काम किया था। फिर और सहयोग में आप देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मजलुल हक ने जो कई सारी चीज़ों का संपादन किया था। तो कहीं ना कहीं जो ना प्रेस की जो भूमिका हमारे नेताओं के द्वारा बेहतर ढंग से की और बिहार को एक पृथक राज्य बनाने में भी प्रेस की काफ़ी बड़ी भूमिका थी। यहाँ पे देखिए मैं सब कुछ और स्पष्ट है वही अंतिम में कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में प्रेस शिक्षा के विकास ने समाज में ज्ञान, विज्ञान, दर्शन आदि का प्रकाश कर जनता को जागरूक किया। स्वतंत्र भारत का वही बात है, ऐसे जगह पर अंतिम में इसको लिख सकते हैं। हालांकि शिक्षा का विकास कहीं ना कहीं ब्रिटिश अपने पर्पस से के लिए कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लाभ तो हमको भी थोड़ा बहुत मिला ही मिला। ऐसे करके देखिए आप कैसे चीज़ों को जो ना मुश्किल से 4 पेज में देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मुश्किल से 400 वर्ड के अंदर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। 1 पेज हुआ, 2 पेज हुआ, 3 पेज हुआ और देखिए 4 पेज हुआ, आंसर खत्म हो गया। तो और ये 400 शब्द में भी हो गया था और सारा बात भी आ गया था। ऐसी चीज़ों को लिखना पड़ेगा आपको। फिर देखिए क्वेश्चन ये मैं पूछा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक मानवतावादी थे, मतलब वही रविन्द्रनाथ टैगोर के संपूर्ण चिंतन के केंद्र मानव है। इस कथन के आलोक में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार व दर्शन पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन सेम टू सेम FDP में शायद पूछ चुका है, और ये मैं क्वेश्चन पहले भी अपने ग्रुप में लोगों को लिखने के लिए दिया था, सेम टू सेम ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के सांस्कृतिक विरासत के उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे, जिन्होंने समकालीन विश्व में मानव चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। उनका यह प्रभाव सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचार विश्वास में स्पष्ट लक्षित होता है
तथा उनकी मानवतावादी विचार वर्तमान परिदृश्य में भी काफ़ी सटीक बैठती। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी किसी का विचारधारा लिखे तभी वर्तमान से उनको जोड़िए कि वर्तमान में उनके विचारधारा की क्या भूमिका है। फिर मानवतावादी विचार के अनुसार मनुष्य ही सर्वोपरि। आपको पता है कि पहले जब यूरोप में जब अंधकार युग था, मतलब कि लगभग 600, 700, 800 ईस्वी के आसपास, वहाँ पे चर्च ही सब कुछ था, मतलब मानव का कोई वैल्यू ही नहीं था। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद जब फिर यूरोप में पुनर्जागरण का काल आया, तब दुनिया मानवतावादी हो, मानव पर फोकस किया जाने लगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक मानवतावादी थे, मतलब कि मानव पर ही सब कुछ उन्होंने अपना विचार दिया। तो वही यहाँ लिखा है कि मानवतावादी विचार के अनुसार मनुष्य ही सर्वोपरि है। लौकिक शक्ति के विपरीत इहलौकिक, जो हम लोग जहाँ रह रहे हैं, इहलौकिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करता है। मनुष्य में प्रेम की बात करता है। कौन? मानवतावादी विचारधारा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की जो विचारधारा है। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर एक मानवतावादी कैसे थे? तो इनके अनुसार मेरा धर्म, उनका कहना था कि मेरा धर्म मानव का, ये बहुत बड़ा लाइन है, मेरा धर्म ही मानव का धर्म है जिसमें अनंत की परिभाषा ही मानव। तो कितना अच्छा लाइन है। अगर ऐसे लाइन अगर एग्जाम में लिखा है नंबर अच्छा मिलता है। वे मानते थे कि व्यक्ति का हित समाज और राज्य के हित से व्यापक होता है। कितना बड़ा बात बोल रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो मानवता हेतु कार्य करे, तभी विश्व में जो है ना शांति और प्रगति लाई जा सकती है। वे प्रत्येक व्यक्ति को विश्व का, मतलब वो अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। उनके अनुसार मनुष्य का होना ही मनुष्य की आवश्यकता है। कितना अच्छा बात है ये, मनुष्य का होना ही मनुष्य की आवश्यकता है। इसलिए कठिनाई के समय मनुष्य ही मनुष्य के काम आता। आप यहाँ पे लिखिए कोविड के समय का जिक्र दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का क्या महत्ता है। तो महत्ता देखिए, यही सब इनका महत्ता आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल के साथ लिखिए। इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानवता की सूक्ष्म व्याख्या की तथा विश्व समुदाय को शांति के मार्ग पर आगे बढ़ाने का क्या किया? काम किया। उपरोक्त मानवतावादी विचार के इर्द गिर्द ही उनकी अन्य विचार और विश्वास जो है ना दर्शन दिखाई प्रतीत होती है। उनकी साहित्यिक विधा हो या नाटक कहानी कोई भी हो, सब में मानव उनका सर्वोपरि है। तो टैगोर के विचार और दर्शन के देखिए मैं आयाम लिख दिया, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समाज में शिक्षा, वंचित और छुआछूत उन्मूलन, सांस्कृतिक में धर्म है, साहित्य, गीत है और आर्थिक में समतामूलक समाज उनका विचार था। देखिए सारे विचार को मैं यहाँ ब्रेक कर दिया। अब राष्ट्रवाद, टैगोर शुद्धतः राष्ट्रवादी थे, परंतु वे संकीर्ण और छोटे राष्ट्रवाद नहीं थे। उनका मानना था राष्ट्र मानव के ऊपर नहीं है, मानव मतलब कि मानवतावाद देशभक्ति के ऊपर है। देखिए इतना बड़ा बात बोल रहे हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीयवाद बोलते हैं। उनकी इस विचारधारा में भी मानव ही केंद्र है। वे मानते थे कि व्यक्ति किसी राष्ट्र या राज्य के राजनीतिक सीमा से परे होता है। वे मानव को विश्व शांति हेतु अनिवार्य मानते थे। वे चाहते थे कि पश्चिम और पूर्व के जो सभ्यता एक दूसरे से मिल जाए। आज़ादी के बारे में देखिए, आज़ादी भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का जो उनका जो विचार कहीं ना कहीं मानवतावाद से संबंधित था। यानी लिखा वे राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्व व्यक्तिगत आज़ादी को देते थे। वे मानव की योग्यता की प्रतिभा पर बल देते थे तथा सच्ची स्वतंत्रता आत्मा की स्वतंत्रता को मानते थे। फिर देखिए लोकतंत्र को क्या बोलते थे? वे प्रजातंत्र के पुरजोर समर्थक थे, परंतु इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी सर्वोपरि मानते थे। वे वैसे लोकतंत्र को अच्छा मानते थे जिनमें मानव को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार हो, अधिनायकवाद की पूरी तरह अनुपस्थिति हो। देखिए हर एक विचारधारा में मानव को ही लेके चल रहे हैं। फिर शिक्षा संबंधी विचार में क्या था? सैद्धांतिक शिक्षा के साथ ही व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते थे। शिक्षा का व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन मानते थे और वंचित समूह का कुछ भला हो ऐसा वो कहते थे। अब देखिए वंचित समूह के प्रति उनका अलग से एक अलग प्रयास था कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। इसी कारण स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। सब संस्कृत समाज में छुआछूत को कलंक मानते थे। फिर देखिए धार्मिक विचार में वो मानव को ही समस्त धर्मों का आधार मानते थे। फिर आर्थिक विचार देखिए वो भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता के पीछे सबसे बड़ा अवरोध मानते थे वो। उनका मानना था कि अमीर और गरीब के बीच खाई नहीं रहनी चाहिए। पृथ्वी पर सभी मनुष्य गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। फिर देखिए साहित्य विधान का जो भी है सब में देखिए मानवतावाद ही। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लेखनी में भी मानव जाति प्राथमिक स्तर पर रहते थे। गीतांजलि हो, द गार्डियन हो, साधना हो, गोरा हो आदि सभी रचनाओं में कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियों का जिक्र है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि टैगोर जी का दर्शन विचार के केंद्र में मानव है। वे मानवतावादी के असीम पुजारी थे तथा मानव के कष्टों से राहत, छुटकारा व बोध हेतु अपना
पूरा जीवन ही क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। वर्तमान वैश्विक या राष्ट्रीय परिदृश्य में जहाँ मानव के बीच, राष्ट्र के बीच संघर्ष व्याप्त है, उस जगह टैगोर के मानवतावादी विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। अतः मानव समुदाय को टैगोर के विचार व दर्शन से सीख लेते हुए विश्व शांति के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। तो ऐसे अगर फ्लो चार्ट में, मैं बार बोलता हूँ, फ्लो में आंसर लिखिए, कहीं लिंक मतलब कहीं ब्रेक ना हो, तब नंबर जो है ना अच्छा खासा मिलता है। तो यही चीज़ जो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य और पाल कला की स्थापत्य कला का, देखिए क्वेश्चन में क्या है, मौर्य और पाल का सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्ट या स्थापत्य कला का, और कुछ नहीं लिखना। अब कई लोगों ने क्या किया, सब लिख दिया। नहीं, क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा नंबर तभी आपको मिलेगा जब आप सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। अगर आप पूरा अपना अगर ज्ञान अगर कॉपी पर उतार दिए तो समझिए नंबर भी नहीं मिलता है। हाँ, उतना ही नॉलेज आप कॉपी पर उतारे जितना कि प्रश्न में पूछा जा रहा, ना ही एक्स्ट्रा ना ही कम, ऐसा ध्यान रखिए। अब चलिए यहाँ स्थापत्य कला आप देखिए कैसे भूमिका लिखेंगे। कला मानव जाति की रचनात्मक कल्पनाओं का अभिव्यक्ति मानी जाती है। इस दृष्टिकोण से प्राचीन भारत में मौर्य कला तथा पूर्व मध्यकाल में पाल कला का विशिष्ट स्थान है। इन दोनों कला ने बिहार की संस्कृति और सभ्यता को क्या किया, विविधतापूर्ण होता है। देखिए 1 2 3 4, भले ही मौर्य और पाल कला मिला के पूछा, लेकिन हम 4 या 5 लाइन का ही भूमिका लिखे। मैं बोलता हूँ भूमिका 4-5 लाइन सफिशिएंट। अगर आप भूमिका 10 लाइन का लिखिएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर देखिए मौर्य स्थापत्य कला में दिखा दिया, मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या क्या विकास हुआ, मैं यहाँ देखिए फ्लोचार्ट बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य में क्या हुआ, अशोक में क्या हुआ, दशरथ में क्या हुआ। फिर मौर्य कला के राजप्रसाद बना, उसका विशेषता लिख दिया। फिर देखिए स्तूप का दिखा दिया, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े देखिए स्तूप का डायग्राम बना दिया। फिर यहाँ पे स्तंभ देखिए अशोक ने बनाया, फिर 2 तरह का स्तंभ थे वो दिखा दिया। फिर गुफा विहार दिखा दिया, कहाँ का बना, नागार्जुन बराबर की पहाड़ी पर। फिर अब ये हो गया पाल स्थापत्य कला आ गया, महाविहार बना, स्तूप बना, चैत्य मंदिर बना, महाविहार दिखा दिया, आयताकार ऐसा होता डायग्राम बना दिया, कहाँ का उदयपुरी विक्रमशिला सोमपुरी दिखा दिया, स्तूप को दिखा दिया। फिर देखिए चैत्य दिखा दिया, फिर मंदिर को भी दिखा दिया जहाँ जहाँ बना है नागरफैली से। फिर अंतिम निष्कर्ष को लिख आंसर को खत्म, मतलब क्वेश्चन को वही जितना भी पूछा, एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत अपने को नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है ये करंट का क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों पर प्रकाश डालिए। आखिर क्या है, कारण क्यों है। साउथ एशिया में आपको पता है कि इंडिया, नेपाल, मतलब कि म्यांमार, ये सब आता है। तो ये जो 5-6 देश है, 7 देश है, इनके यहाँ पे तनाव क्यों है, तो वही देखिए भूमिका क्या लिखिएगा। क्षेत्रीय स्तर पर तनाव और संघर्ष लगभग हर एक जगह व्यापक है, किंतु दक्षिण एशिया की कंडीशन थोड़ी अलग है। यहाँ भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता के बावजूद संवेदनशील तनावपूर्ण स्थितियाँ बनी हुई है। इस क्षेत्र में बर्फ 48, 65, 71 और 99 में हुए युद्ध इसी तनाव का परिणाम थे। वर्तमान में भी दक्षिण एशिया में तनाव उत्पन्न करने वाले कई कारक जिम्मेदार। देखिए ऐसे आप अगर जब भूमिका को लिखेंगे तो चीज़ें बेहतर होगा। फिर देखिए अब क्या क्या विवाद देखिए दिखा दिया मैं, यहाँ बनाइए फ्लो चार्ट। यहाँ उत्पन्न क्या कारक है, सीमा विवाद है, नदी विवाद है, शक्ति का असमानता है, आंतरिक राजनीतिक शक्ति खराब है, मतलब इंटरनल राजनीतिक स्थिति खराब है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। फिर यहाँ निर्जातीय संघर्ष होता है और बाह्य हस्तक्षेप भी होता है। बस इसी पॉइंट को आप जो है ना बारी बारी से डील कर दीजिए, आपका उत्तर खत्म। यहाँ सीमा विवाद देखिए, मतलब कि बाउंड्री डिस्प्यूट तो भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, नेपाल भी है, श्रीलंका, मतलब श्रीलंका तक छोड़िए, तो बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं जो सीमा विवाद इन सारे देशों के बीच में है, साउथ एशिया के देशों के बीच, और ये सबसे बड़ा इशू है। नेपाल कुछ कभी बोल देता है, या म्यांमार, बांग्लादेश से या कुछ म्यांमार से, तो सीमा विवाद, और पाकिस्तान के साथ तो सीमा विवाद अपना है ही है। तो सीमा विवाद कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा चुनौती है। देन जो है ना आप, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ना मैप बना सकते हैं, मैप बनाया भूल गया मैं, यहाँ पर ऐसे करके लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ कहाँ सीमा विवाद है, वो आप जरूर अपने कॉपी में लिख सकते हैं। देन जो है अब नदी बंटवारा का विवाद है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, अभी मामला गड़बड़ है। फिर चाइना भी जो है ना कई सारी चीज़ें जो ना पानी रोक देता है, ये कहीं ना, फिर भारत बांग्लादेश के बीच तिस्तान नदी विवाद है, तो नदी विवाद तो यहाँ पे मौजूद है। फिर शक्ति में असमानता है, आपको पता है कि क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार या विकास की दृष्टि में भारत सबसे बड़ा है, इसलिए ना कहा जाता है भारत जो है ना बिग ब्रदर की भूमिका में है, और बाकी जो है ना जो छोटे देश आशंका की दृष्टि से ऐसा देखते हैं। अगला है यहाँ निर्जातीय संघर्ष, मतलब इस क्षेत्र में जो है ना क्या है ना
भी आपको, जैसे कि श्रीलंका में तमिल है, पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू, भारत म्यांमार में रोहिंग्या है, ये सब कहीं ना कहीं जो है ना संघर्ष हो रहा है। रोहिंग्या का दिक्कत है, कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। बाकी धार्मिक आधार पर भी कुछ यहाँ भेदभाव है, हिंदू में, पाकिस्तान में हिंदू कम है, या और भी जगह जिसे मामला काफ़ी क्या है गड़बड़ है। तो मतलब कि निजातीय संघर्ष इस क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फिर आंतरिक राजनीति में उठापटक है, पाकिस्तान का देखिए क्या हाल है, श्रीलंका में हालत काफ़ी ख़राब है, म्यांमार में भी हालत काफ़ी ख़राब है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को इसमें जोड़ के लिख सकते हैं। बाकी हाँ, और जो छोटे देशों पर चाइना का कब्जा, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल में कहीं ना कहीं चीन का बढ़ता पर वही इसको मतलब बाह्य हस्तक्षेप क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मतलब बाह्य अमेरिका का भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे रहता है। बाकी चाइना का जो है ना नेपाल पे या म्यांमार पे या श्रीलंका पे, ये सब कहीं ना कहीं बाहरी हस्तक्षेप जो है ना दक्षिण एशिया में भी वो शांति बढ़ाने का जो है ना काम करता है, ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर वही अंत में वही कि अंततः वैश्वीकरण के युग में आर्थिक आवश्यकताओं के कारण क्षेत्रीय सहयोग प्राथमिक आवश्यकता के रूप में उभर कर सामने आए। अतः तनाव और संघर्ष के बावजूद इस क्षेत्र में व्याप्त निरक्षरता, गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद और पर्यावरण समस्याओं को निपटने के लिए सबको काम करने की आवश्यकता है। सार्क को बेहतर करने की आवश्यकता है, बिमस्टेक को बेहतर करने की आवश्यकता है, और एक मंच पर मिलकर सबको काम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बिना किसी मन मुटाव के, तभी जो है ना यहाँ शांति स्थापित हो पाएगी। ऐसा आप लिख को आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। बाकी मैप और डायग्राम आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन था वही अम्बेडकर जी वाला, देखिए अम्बेडकर जी का देखिए क्या इसमें क्या लिखना है। देखिए एक बार क्वेश्चन भी पीछे पूछ चुका है। अब देखिए, एक समाज सुधारक, भारतीय संविधान सभा के पड़ाव समिति के अध्यक्ष, देश के प्रथम कानून मंत्री के रूप में उनकी भूमिका जो है सर्वविविध है। राष्ट्र निर्माण में मदद के साथ वर्तमान भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य को में बेहद वो प्रासंगिक आदमी है बी आर अम्बेडकर। अब देखिए भूमिका क्या, भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं, पहले तो यही है। दूसरा, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण वो चाहते थे हमेशा, इसलिए संविधान में जो है ना आरक्षण का डिमांड किए हुए। फिर वो अर्थशास्त्री भी थे और वो जल प्रबंधन पर बहुत फोकस करते थे, याद है कि वो लिख दिया हूँ मैं, देख लीजिएगा। बाकी मजदूरों के नेता भी थे वो, महिलाओं की बात, किसानों की बात करते थे। हालांकि बॉम्बे असेंबली के सदस्यों के रूप में कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार की बात किया। तो कई औद्योगिक नीति में काम हुआ। भारत की कृषि समस्या पर उन्होंने कुछ कुछ बोला, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है, हिंदू कोड बिल पर उन्होंने कुछ कुछ ने काम किया था। और वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता क्या है, जातिगत समानता, जातिगत जो समस्या हमारे देश में होती है उनके जो विचार थे दूर करने में सहायक है। फिर देश में सांप्रदायिकता की घटनाएं होती रहती, कहीं ना कहीं उनका विचारा भी हमारे लिए सहायक है, ठीक है। और जनता के हित में नीतियां बनाने में उनके विचार भी जो है ना काफ़ी प्रासंगिक है। वही अम्बेडकर की सोच और उनकी विरासत, भारत सरकार द्वारा जनता और गरीबों हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हम देख सकते हैं, जैसे कि मुद्रा योजना है, स्टार्टअप है, स्टैंडअप है, कहीं ना कहीं ये बी आर अम्बेडकर के ही जो है ना कहीं ना कहीं सोच पर हम डिपेंड मान सकते हैं। तो वही है, कहने मतलब ये है कि इनका भूमिका एक बहुआयामी था बी आर अम्बेडकर का, और संविधान में, राजनीति में, आर्थिक में, सब में था। इतना आप लिख के जो है टिप्पणी पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि टिप्पणी लिखना तो ज़्यादा लिखना भी नहीं है। फिर एक सुभाष चंद्र बोस पे था कि अब देखिए सुभाष चंद्र बोस पर अगर कभी टिप्पणी लिखने किसी पर तो आपको सिंपल का क्या क्या गतिविधि की ये सब लिख देना। तो वही देखिए हम दिखा दिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, और वो जो है बचपन से अच्छे थे, क्रांतिकारी विचारधारा के थे, और जो है ना फिर राजनीति में आ गए। फिर सुभाष चंद्र बोस गुरु कौन थे, जितेंद्र दास का मैं जिक्र कर दिया थोड़ा सा। फिर आपके बाद यहाँ उन्होंने नेहरू फातमिल के कांग्रेस के अंदर जो है वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाया था। 1930 में जो है ना 38 में जो है ना गांधी जी के पट्टा सीतारमैया जी से जो है ना वो जीत गए थे, लेकिन जो बाद में इस्तीफा हो गया था। फिर वो 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद वो गुटबाजी से तंग होकर वो जो है इस्तीफा दे दिए, फॉरवर्ड बना दिए। फिर उसके बाद जो है ना काबुल के रास्ते होते, बर्लिन होते, कहाँ चले गए वो आपका जो जापान उधर चले गए, और वहाँ पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्या किया, स्थापना किया, राफ सेना का निर्माण किया, और यहाँ नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे करके चीज़ें हुआ। और अंतिम में जो है ना वहाँ पे सिंगापुर में सैनिकों की बनाया, उन्होंने सेनापति बने, और किसी कारणवश जो है ना उन्होंने जो ट्रेन में उनकी एरोप्लेन में जाते समय उनकी ऐसा रहस्यमयी मौत हो गया, ऐसा कहा जाता है। वही है, आपको पूरा का पूरा उनका जीवन काल में कब कैसे क्या क्या हुआ ये उनको अब दिखा के आंसर को क्या करना है। अभी अब भारत सरकार अभी उनके दिवस पर जो है ना 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मना रही थी, यहाँ पे लेटेस्ट आप लिख कर आंसर को छोड़ सकते हैं। तो ये होगा, ये जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन हो गया, मैं करा दिया। बाकी जैसे जैसे होता टाइम मिलता है तो मैं और भी कई सारे मोर आंसर कुछ कुछ और वीडियो ला दूंगा। बाकी जो अभी 67 के लिए जो है
जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए सब टेस्ट सीरीज, DFID प्रोग्राम और मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ मॉडर्न अफेयर जो है ना प्रोग्राम चल रहा है। जिनको भी जुड़ना हो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी अभी 68 के लिए जो है ना 5 दिसंबर से जो है ना एक नया बैच स्टार्ट, जिसमें PT कम मेंस का भी बहुत कुछ कराया जाएगा। तो बाकी जिनको भी कुछ जानकारी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।